शाम के 6 बजने वाले हैं और वक्त हो चुका है रण क्षेत्र का। आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर आपके बीच लेकर आ गई हूं। मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था जिसकी जो गूंज थी वो 2025 में सुनाई दी, जब बिहार में एसआईआर की शुरुआत हुई। और तब से लेकर लगातार जब जब इलेक्शन की तारीखें आती रहीं, लगातार इस एसआईआर को लेकर विपक्ष का हंगामा हर वक्त देखने को मिला, हर जगह देखने को मिला। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी, यह अधिकार दे दिया चुनाव आयोग को कि एसआईआर की प्रक्रिया वैध है और इसीलिए एसआईआर पर अब यह कहा जा रहा है कि खत्म हो गई है रार, चुनाव आयोग को मिल गया है सुप्रीम अधिकार। तो आज देश के लोकतंत्र पर, चुनाव आयोग पर और भारत के संविधान पर सवाल उठाने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जवाब दिया है जिसने पूरे विपक्ष की राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट से नाम जोड़ने, वोटर लिस्ट से नाम हटाने का पूरा अधिकार है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पूरी तरह से वैध है और यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग फर्जी वोटरों को हटाने निकला, जब मृत लोगों के नाम हटाने की बात आई, जब डुप्लीकेट वोटर पकड़ने की कोशिश हुई, तो आखिर विपक्ष इतना बेचैन क्यों हो गया था? क्यों सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ हंगामे की तस्वीरें आई थी? क्यों चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया था? क्यों कहा गया था कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या विपक्ष को डर था कि अगर वोटर लिस्ट साफ हो गई तो उनकी राजनीति भी साफ हो जाएगी? देश ने सब कुछ देखा, कैसे कुछ दलों ने एसआईआर को मुसलमानों, गरीबों और घुसपैठियों के खिलाफ बताने की कोशिश की, उन्हें वो प्रवासी कहते रहे। कैसे इलेक्शन कमीशन जैसी संवैधानिक संस्था को बदनाम करने की कोशिश की जाती रही। कैसे ये नैरेटिव बनाया गया कि सरकार वोट छीन रही है, वोट चोर, गद्दी छोड़, ये बाकायदा नारे सुनाई दिए थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि साहब, वोटर लिस्ट की शुद्धता लोकतंत्र की आत्मा है और चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रहा है। यह चुनाव आयोग को अधिकार है कि लोकतंत्र की इस आत्मा को वो जीवित रखे। तो क्या अब विपक्ष माफी मांगेगा? क्या अब वो मानेंगे कि उन्होंने देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम किया, या फिर हमेशा की तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी राजनीति शुरू हो जाएगी? आज रण क्षेत्र में सबसे बड़ा सवाल, अगर फर्जी वोटर हटेंगे नहीं, अगर मृत लोगों के नाम बने रहेंगे, अगर एक आदमी कई जगह वोटर बना रहेगा, तो फिर निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे? और यह भी समझना होगा कि जिस देश में वोट लोकतंत्र की ताकत है, वहां वोटर लिस्ट की सफाई राष्ट्रहित है या फिर राष्ट्र विरोध है। लेकिन विपक्ष की समस्या क्या है? उन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं, और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब उनका पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो चुका है, तो ये कहा जा रहा है कि नहीं, हम एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे थे, हम उस तरीके का विरोध कर रहे थे जिसके तहत एसआईआर हो रहा था। हास्यास्पद है, यानी नैरेटिव बनाने का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यह कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से, कि हमारी तो नैतिक जीत हुई है। तो आज सवाल सीधा है कि क्या एसआईआर का विरोध लोकतंत्र बचाने के लिए था या वोट बैंक बचाने के लिए? और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर बड़ी मोहर लगा दी है, सुप्रीम मोहर लगा दी है, तो क्या विपक्ष को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? खुलकर करेंगे बात। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के अतिथि जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय भी कराऊंगी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है, ये बड़ी जीत चुनाव आयोग की है, और ऐसे में बड़ी प्रतिक्रियाओं के आने का सिलसिला भी शुरू हुआ। कुछ प्रतिक्रियाएं देखते हैं और फिर शुरू करते हैं रण क्षेत्र की आज की डिबेट। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है।
आज जो जजमेंट हुआ है एसआईआर के लिए, ये बिहार का मैटर के लिए, हमारा बंगाल का केस में कंप्लीटली डिफरेंट है। बंगाल का केस में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के बारे में बोला है, तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वो तो चैलेंज नहीं हुआ था बिहार का मैटर में। बंगाल में जो लाखों लोग येट टू बी क्लियर्ड, जिनके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ही एक न्यायाधीश ने कहा था इस बार नहीं तो अगली बार वोट दें। संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की टिप्पणी आया करेगी। सवाल ये, लाखों लोग जो कट गए थे उस पर अपील हुई, 6000 लोग तो उनमें वैलिड मान लिए गए, और जिनका अभी अपील का फैसला नहीं आया वो वैलिड हो जाएंगे, तो उनका क्या होगा। और इसीलिए तो हमने राज्यसभा में इनके खिलाफ प्रस्ताव लाए, वहां विस्तार से बताएंगे इस पे चर्चा। इसको संविधान सम्मत माना है और चुनाव आयोग के अधिकार के अंतर्गत माना है और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की प्रक्रिया के लिए आवश्यक माना है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन जो सनातन धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक है, उसका वास्तविक चरित्र आज उठकर सामने आ गया है। पूरे देश में विपक्ष की पार्टियां जिस तरह से एसआईआर को लेकर के बिहार के चुनाव से बंगाल तक भ्रम पैदा कर रहे थे, एसआईआर पे सवाल खड़ा कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे प्रश्न लगा रहे थे कि अगर एसआईआर होगा तो वैध मतदाताओं के नाम कट जाएंगे, जबकि लगातार इलेक्शन कमीशन कह रही थी कि ये चुनाव प्रक्रिया का अंग है, ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट, जो भी वैध मतदाता होंगे उनके नाम रहेंगे। आज वो तमाम याचिकाएं जो विपक्ष या लोगों के द्वारा की गई थी उसका पटाक्षेप हुआ। कुछ लोग थे जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं था, इसलिए शुद्धिकरण के लिए, मतदाता सूची को ठीक करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया थी। इन्होंने चैलेंज किया, कभी बहाना लिया कि समय ठीक नहीं है, कभी कहा कि इसका आधार कोई चुनावी है। ऐसा कुछ भी नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें क्लियर की है। नहीं, एसआईआर अवैध कब थी? एसआईआर तो वैध थी। एसआईआर का दुरुपयोग हो रहा है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रही है। एसआईआर का जो दुरुपयोग हो रहा है कि आप वोटर लिस्ट को विलोपित कर करके और उसे आप अपील के अंदर पेंडिंग कर देते हो कि सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है वही लॉ है। और हम ये सवाल नहीं उठाया था कि एसआईआर वैध नहीं है। हमारा कहना था कि एसआईआर को इस्तेमाल ठीक से नहीं किया गया। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा जो उसमें पार्शियलिटी हो रही है, पार्शियलिटी ठीक नहीं है, पार्शियलिटी गलत है। उसमें चिन्हित करके लोगों के साथ कार्रवाई की जा रही है, ये गलत है। इलेक्शन कमीशन भी एक पिलर है, वो इलेक्शन कमीशन किसी का नहीं है तो वो क्यों करेगा ये। पर लेकिन आज जो ऑपोजिशन वाले तरह तरह की बातें मीडिया के द्वारा फैला रहे थे, अपनी बातें बैठ के, आज सबसे पंजाब वाले, क्योंकि अगली इलेक्शन पंजाब में है, उनको आज लीगली, कानूनी आज उनको पता चल गया। आज उनकी कहीं से भी वो निकलना चाहते थे पतली गली से, वो आज बंद हो गई। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने एक बार फिर साफ कर दिया कि लोकतंत्र को मजबूत करने और मतदाता सूची को पारदर्शी करने के लिए चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। ये कौन कह रहा है? देश का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईआर और इलेक्शन कमीशन पर लगातार झूठ, भ्रम, डिस्टॉर्शन, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास कर रहे थे, उनके ऊपर सुप्रीम स्ट्राइक करने का काम किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर जो की गई है और जो कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले,
वो संवैधानिक भी है, वो लीगल भी है, कानूनी भी है। जो एसआईआर की गई है उसमें कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। तो एसआईआर लीगल है, वैध है और इसलिए राष्ट्रीय हित की, रण क्षेत्र की सबसे बड़ी बहस यही है कि ये वोटर लिस्ट का मामला नहीं, ये लोकतंत्र की पवित्रता का सवाल है, जिस पर खूब सारे प्रश्न उठाए गए थे। लेकिन आज सभी प्रश्नों का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने एक जवाब से दे दिया। एक सुप्रीम अधिकार जो इलेक्शन कमीशन को वैध बना रहा है, इलेक्शन कमीशन की ने जो एसआईआर की प्रक्रिया चलाई उसे वैध बना रहा है, इस एसआईआर की प्रक्रिया को वैध बना रहा है। लेकिन क्या विपक्ष इस बात को समझ पाएगा? आइए शुरुआत करते हैं आज की डिबेट की। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शताब्दी पांडे आ चुकी हैं, साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रतन तिवारी जी हैं, टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राम प्रकाश पांडे जी जुड़ चुके हैं, जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, रमेश ठाकुर साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब भी आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मुझे लगता है कि आज का पहला रिएक्शन अमीन साहब से ही लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग पर जितने ज्यादा आघात हुए, मुझे लगता है कि किसी भी संवैधानिक संस्था पर इतना आघात नहीं हुआ अमीन साहब जितना ज्यादा चुनाव आयोग पर हुआ। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने, मुझे लगता है कि उन तमाम जो चोट दी गई थी इलेक्शन कमीशन को, उसका बहुत बड़ा मरहम दिया, बहुत बड़ी दवा दे दी है, और विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी दिया है। अमीन साहब, पहला रिएक्शन आपका। लवानी जी, जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, मैं आपके चैनल पे और सभी पे बराबर बताता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने बात साबित करने की कोशिश की है हमेशा कि आजादी के बाद से जब से चुनाव हो रहे हैं हमेशा निष्पक्ष और फ्री फेयर पोल कराए गए, कभी भी कोई बेईमानी की बात नहीं की गई। चाहे वो ईवीएम को देख लीजिए, ईवीएम को भी चैलेंज किया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट से मोहर लगी, तब उसके बाद ये लोग माने। उससे पहले नहीं मानते थे कि ईवीएम भी गड़बड़ की जाती है। वीवीपैट की बात की गई। अब आप देखिए लास्ट में इनको जब कुछ नहीं मिला मुद्दा, तो हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि इलेक्शन कमीशन ने लाखों वोट बीजेपी के जोड़ दिए हैं और अपोजिशन के काट दिए हैं। इस बात को सिर्फ वहां पर जब चैलेंज किया गया महाराष्ट्र हाई कोर्ट में, वहां पर 89 वोटों का मामला था, जो कि हमारे सीओ ने क्लियर कर दिया था पहले ही, और वहां फटकार लगी कांग्रेस को और वहां से इनको केस बंद कर दिया गया और भगा दिया गया। इस तरीके से जब कांग्रेस पार्टी गई थी वहां पर महाराष्ट्र हाई कोर्ट में। अब आज देखिए आप जो चुनाव आया है, मैं तो ये कहूंगा आपको लवानी जी, ये एक नैरेटिव बनाया गया है पिछले 5 वर्षों से 6 वर्षों से कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बदनाम संस्था है, बेईमानी करती है, यहाँ के अधिकारी बेईमानी करते हैं। लेकिन ईश्वर हमारे साथ है, हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, हमारे अधिकारी ईमानदारी से काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी का फेवर नहीं लेता, वो अपना काम करता है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की थी। यानी तो ये इलेक्शन कमीशन की ईमानदारी पर भी एक बहुत बड़ी मोहर है। रतन तिवारी जी, महत्वपूर्ण यही है कि यहां पर इलेक्शन कमीशन को जितना ज्यादा कटघरे में खड़ा किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ने जो किया अपने अधिकार के तहत किया, उसकी ईमानदारी पर एक तरह से बड़ी मोहर लगा दी है। तो फिर आपके लिए तो कहा जा रहा है कि आपकी संवैधानिक हार हुई है ये। रतन तिवारी जी। लावनी जी, कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक न तो कभी हार हुई है, न तो विपक्ष कमजोर हुआ है। और मैं तो कभी नहीं कह रहा हूं, और कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि यह जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है वो गलत है या वो असंवैधानिक है। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो उसमें खामियां जो हम लोग निकाल रहे हैं कि किसी एक समुदाय के नाम को काटना, छाटना, और जो भारतीय जनता पार्टी को वोट न कर रहा है, विशेष उन लोगों का देखिए, आप फिर वही बात कह रहे हैं, आप फिर वही बात कह रहे हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से बता दिया है कि किसका नाम जोड़ना है, किसका घटाना है, ये इलेक्शन कमीशन देखकर समझकर करती है। फिर आप एक विशेष समुदाय ले आए, मतलब तब भी वोट बैंक था, आज भी वोट बैंक है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी आप लोगों को भरोसा नहीं है? देखिए लावनी जी, राहुल गांधी जी ने आप जैसे तमाम लाखों हजारों पत्रकारों को यह बताया था कि वोट चोरी कहां हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है।
उसी प्रकार विधानसभा वाइज अगर हम जाएंगे तो जिस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को कुछ अंतर वोट से हार का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पे इन्होंने अच्छे खासे तादाद में वोट को कट करवा दिए हैं। पश्चिम बंगाल में 51 लाख वोटरों को इन्होंने रद्द करवा दिया, नाम कट कर दिया, और लगभग 13 लाख वोटों की गैपिंग थी। तो कहीं ना कहीं वोट चोरी करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। भाई साहब, वोट चोरी करके जीतना चाहते हैं तो फिर तो उस हिसाब से केरल में वोट चोरी हो गया क्या? केरल में वोट चोरी हुई है क्या? वहां क्या कोई और चुनाव आयोग था? वहां कोई कांग्रेस ने अपना चुनाव आयोग बना दिया था क्या? ओहो, लावनी जी मुझे आप बताइए कि केरल में कितने लाख नाम काटे इन लोगों ने, बताइए आप मुझे। अरे जहां जरूरत है वहां कटेगा ना, जहां यही समझने की जरूरत है। नहीं थी वहां, हम इनकी चोरी नहीं चलने दिए। अमीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर जल्दी से। अमीन साहब इस पे बोल दीजिए, कुछ कहना चाह रहे थे, आप हाथ उठा रहे थे। वो कह रहे हैं कि वहां पर चोरी नहीं चलने दी। फिर शताब्दी इसके बाद आपके पास आती हूँ, रमेश जी भी इंतजार कर रहे हैं। अमीन साहब, मैं ये कह रहा था कि बंगाल के अंदर जो अधिकारी थे वो सब बंगाल सरकार के थे ना अधिकारी। इलेक्शन कमीशन ने अपने कोई अधिकारी नहीं भेजे थे वहां पर। जो उनके अधिकारियों के द्वारा की गई, न्यायिक अधिकारियों को लगाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर कहां से काट दिया इलेक्शन कमीशन में? जो झूठ मीडिया के सामने आके बता रहे हैं उनके ऊपर भी ज्ञान दान दीजिए। अरे आप लोगों के ही अधिकारी थे, इलेक्शन कमीशन का वहां पर कोई अधिकारी नहीं गया था सेंटर से। भाई साहब, और आप बेकार उनका किसका प्रेशर था? चुनाव आयोग के अधिकारियों का प्रेशर था। किस तरीके से ये हथकंडा चलाया जा रहा था वो पूरे देश ने देखा है। अगर भारत का नागरिक नहीं तो कैसे बन जाएगा वोटर? सवाल यही है, जो भारत का नागरिक नहीं है वो वोट कैसे डाल सकता है? ये बात तो आपको भी समझनी होगी ना, विपक्ष को भी समझनी होगी। और यही बात तो यही चीज तो चुनाव आयोग कर रहा था। अच्छा, मैं इससे पहले मैं बीजेपी के पास, बांग्लादेश पाकिस्तान बीजेपी वाले नहीं भेजेंगे, डरिए मत। अरे फिर आप यही शुरू हो गए रतन जी। सुप्रीम कोर्ट, आप ये कहकर आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। ये कहकर आप सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना कर रहे हैं। मतलब आपको देश की संवैधानिक संस्थाओं को भी नहीं मानना और अब तो सर्वोच्च न्यायालय की बात को भी नहीं मानना। ये अब आपको सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं मानना, उनकी बातों, उनकी टिप्पणी को भी तारीफ करना। अरे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सुना या नहीं सुना रतन जी? उनको छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की बात समझ में आई या नहीं आई जो उन्होंने कहा? उन्होंने जो डरे हुए, इनके चेहरे पे डर दिख रहा है। अरे रतन जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का? स्टेटमेंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, मेरे पास जजमेंट है। हाँ, जजमेंट में क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? मैं आपसे पूछूं, एक सबसे बड़ी पंक्ति उन्होंने क्या कहा? कि जोड़ने और घटाने का अधिकार है चुनाव आयोग को। प्रक्रिया सही है, प्रक्रिया के तहत वो काम किया जा रहा है और जो प्रक्रिया की गई है वो सही की गई है। मैं रमेश जी जल्दी से आपके पास आती हूँ, उसके बाद आती हूँ मैं शताब्दी जी आपके पास। नहीं है वो तो मैं सुना, हाँ, लेकिन अमीन साहब का जो डर है, जो हताशा है, वो मैं बोल रहा हूँ। अरे साहब, ये अब अमीन साहब डरिए मत। ये अभी आ रहा है चुनाव, अभी बहुत सारे चुनाव बाकी, बहुत सारे चुनाव बाकी। खड़ी है अमीन साहब, कांग्रेस पार्टी, डरिए मत। अंतर्गत हुआ है, पाकिस्तान नहीं भेजने देंगे आपको हम, चिंता मत करिए। रमेश ठाकुर जी आपके पास आ रही हूँ मैं। देखिए, पॉलिटिकल जो नैरेटिव सेट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं थी कि इस मुद्दे पर खूब पॉलिटिक्स हुई। मैं शताब्दी जी इसके बाद आपके पास आती हूँ, लेकिन मैं क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में रमेश जी हमारे साथ, एक चीज़ मैं समझना चाहती हूँ कि ये जिस तरीके की परिस्थिति बनी थी 2025 में बिहार से ये जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद से पूरी कहानी चलती रही। अभी आगे बहुत बड़े बड़े इलेक्शन होने हैं स्टेट के, उत्तर प्रदेश की बात नेक्स्ट ईयर ही है। लेकिन एक जो आज जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया, रमेश जी, क्या आपको लगता है कि वो जो स्टेटमेंट है वो एक नैरेटिव सामने लेकर आएगा जो लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा कराने की कोशिश की जा रही थी कि ये गलत कर रहे हैं? कम से कम सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से वो भ्रम तो खत्म होगा और ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा आघात है। मानते हैं आप रमेश जी? देखिए लावनी जी, आघात चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। इस समय आघात विपक्ष को लगेगा। और रही बात, जो इस समय पार्टी रूल कर रही है वो जरूरी थोड़ी हमेशा रूल करती रहे। ये आघात कल को अगर बीजेपी विपक्ष में बैठ जाती तो उनको भी लगेगा। लेकिन कुछ खामियां, कुछ इलेक्शन कमीशन की जो पारदर्शिता जिसमें नहीं दिखी है वो बरकरार है। जैसे भी 51,000 का मामला पेंडिंग है, जिस समय चुनाव हो रहे थे पश्चिम बंगाल में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कोई नहीं, इसको हम देख लेते हैं,
अब इस चुनाव में नहीं, अगले चुनाव में वो वोट डाल देंगे। तो इस तरह की भी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट से हुई हैं जो नहीं करनी चाहिए। इस तरह की जो टिप्पणियां होती है पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से होती है। एक बात है। दूसरा ये है, अगर एसआईआर को उन्होंने अब हरी झंडी दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो मुझे लग रहा है एक आखिरी कांटा था वो भी निकल गया है। अब इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से काम करेगा, जो सरकार कहेगी। कुल मिला के अगर साफ शब्दों में ये कहें, इलेक्शन कमीशन उन्हीं को वोट बनाएगा जो उनके पसंद के हैं। अब यहां पे सबसे बड़ा मुद्दा यहां पे खड़ा हो जाता है, फिर उन लाइनों का हम क्या करेंगे। बिहार का जिक्र हुआ, बिहार में जब वोटिंग हो रही थी तो बिहार में कुछ लोग अपना आधार कार्ड लेके, राशन कार्ड लेके और पुरानी लिस्ट को लेके पहुंचे हुए थे कि भैया हमारा नाम है और नई लिस्ट में नाम नहीं है। उसको इलेक्शन कमीशन कैसे नकार देगा, सरकार कैसे नकार देगी। और वही सारे लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं आके, देखिए जनाब हमको मुर्दा घोषित किया हुआ है सरकार ने और ऐसा इलेक्शन कमीशन ने, हम तो जिंदा हैं। उसमें भी अपनी कमियां, अपनी खामियां को उस समय दबाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। भी आपको अगर याद हो तो चुनाव आयोग ने साफ रूप से कहा था कि देखिए ये प्रक्रिया है, हम इसको फाइनल लिस्ट नहीं बोल रहे हैं। जिस वक्त ये बात हुई थी उस वक्त ये फाइनल लिस्ट नहीं थी, वो पहली एक रिवीजन लिस्ट थी जिसको फाइनल लिस्ट बाद में आनी थी। अगर कोई आपत्ति है तो आप आइए, हम उसे ठीक करेंगे। यही तो कंफ्यूजन था जिसका फायदा उठाया गया विपक्ष की तरफ से। चुनाव आयोग तो बार बार ये कह रहा था कि भाई इतनी बड़ी प्रक्रिया है, हम ये नहीं कहते कि हमसे गलतियां नहीं हो सकती, हमसे भी गलती हो सकती है। चुनाव आयोग की ये टिप्पणी थी और उन्होंने कहा था कि हम 2 लिस्ट देते हैं, हम फाइनल लिस्ट लिए नहीं है। जी मैं आपको इस चीज को क्लियर कर देता हूं। मैंने सुप्रीम कोर्ट लंबे समय तक मैंने कवर करा है और सब चीजें मैंने देखी हैं। शायद ये जानकारी आप तक अभी नहीं पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे अंदर की जो कमियां हैं और जो मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रही हूं, मैं चुनाव आयोग की बात कर रही हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रही हूं, मैं चुनाव आयोग की बात कर रही हूं। चुनाव आयोग पहले दिन से एसआईआर को लेकर झूठ बोल रहा है, लगातार झूठ बोल रहा है। और विपक्ष की तरफ से एक डेलीगेट जाता है, उनसे बात करता है, एफिडेविट पे सारी चीजें बताता। उस पे आज तक एसआईआर को लेके और जितनी कमियां खामियां जितनी जिक्र है उसको रमेश जी आपत्ति कहां दर्ज कराई गई थी? नहीं रमेश जी, आपत्ति भी कहां दर्ज कराई गई थी? ये एक रास्ता खोला गया था ना कि अगर आपको लग रहा है कि गलतियां हैं तो आप आपत्ति दर्ज कराइए। कितनी आपत्तियां दर्ज कराई गई थी? आपत्ति भी तो नहीं दर्ज कराई गई थी। फिर कोर्ट का स्टेटमेंट। जी अरे लावनी जी, 18,000 शपथ पत्र समाजवादी पार्टी की तरफ से डाले गए हैं, जिसपे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास एक भी शपथ पत्र नहीं आया है। एक चीज ये, हम किसी विवाद में नहीं पड़ते हैं, ठीक है। एसआईआर हो रही है और होना चाहिए, हर बार होती है। और मुझे लग रहा है विपक्षी पार्टियों को इसको अवैध नहीं बोलना चाहिए, वैध बोलना चाहिए। इसके अंदर जो कमियां निकल के आ रही हैं, जो उन चीजों को लेके मुझे लगता है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। एसआईआर को लेकर जितनी भी चीजें हैं उसको इलेक्शन कमीशन को क्लियर करनी चाहिए। जो राहुल गांधी चीजें उठा रहे हैं उन पे अगर एक मुझे लग रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए और डेटा जितना मैच हो जाए, ऑनलाइन भी डेटा और मैनुअल भी डेटा, शताब्दी आप भी इसका जवाब दे दीजिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए ये भी, और बता दीजिए जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर दीजिए। इसके बाद अमीन साहब आपके पास राम प्रकाश जी भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ शताब्दी जी। लावनी जी, हाँ लावनी जी, ये जो प्रक्रिया हो रही है ये पूरी तरीके से वैध है, ये सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध कर दिया। चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है, उसके अधिकार क्षेत्र में है, ये भी सिद्ध कर दिया। राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने कहा कि मैंने सर्वोच्च न्यायालय को कवर किया है, तो वो ये भी जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद उस पर किसी भी प्रकार की विपरीत टिप्पणी करना, क्या ये हमारे संवैधानिक अधिकार में आता है? दूसरी बात, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां, फर्जी वोटरों को निकालना, ये सब जो चिन्हांकित करना, ये जो एसआईआर में हो रहा है, क्या ये देश हित में नहीं है? एक स्वच्छ मतदाता सूची लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है, इसको हमको समझना चाहिए। तो इस प्रकार के सारे जो कार्य हो रहे हैं, और जहां तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मांग की जा रही है, बात की जा रही है, तो समय समय पर चुनाव आयोग के आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्योंकि मुद्दा एसआईआर का है जिसका परिपालन चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जनता के बीच सारे बिंदुओं को पारदर्शिता के साथ रखा जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 की अगर हम बात करते हैं तो उसके माध्यम से भी आप देख लीजिए, स्पष्ट हमको एसआईआर कराना अत्यंत आवश्यक है। इसकी धारा 21(3) के तहत
या हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ये सब जितना भी SIR हो रहा है ये पूरी तरीके से संवैधानिक है। संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके जो भ्रम फैलाया था मामला यहाँ पर शताब्दी पांडे जी, मामला यहाँ पर ये है कि देखिए ठीक है ये होना चाहिए, वैध है, लेकिन अभी भी जो पेंडिंग अभी जो पड़े हुए हैं मुद्दे, जो मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, उसका क्या होगा। यहाँ पर बार बार प्रक्रिया को लेकर कहा जा रहा है कि प्रक्रिया सही तरीके से नहीं हुई, जिसका फायदा बीजेपी उठा रही है और फायदा उठाया बीजेपी ने, ये आरोप लगाया जा रहा है। लावनी जी ये कुछ भी आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, लेकिन चुनाव आयोग पूरे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्य कर रहा है। जितनी भी दावा आपत्ति आई है उनका सबका निराकरण किया गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दावा आपत्तियों का निराकरण हुआ है, जिनका भी पेंडिंग है उनका भी समय समय पर आने वाले समय में प्रक्रियाधीन है और सारा वो निराकरण होगा, क्योंकि ये संवैधानिक तरीके से कार्य कर रहा है चुनाव आयोग। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको साबित कर दिया है, इसलिए इस पर शंका को शंका करके भ्रम फैलाने का जो काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है वो न किया जाए। रामप्रकाश वास्तव में मैं बस यही कहूंगी कि ये चाहते हैं कि घुसपैठियों को संरक्षण मिले जो इनका वोट बैंक है, और इसके लिए ही ये सारा आपको मौका दे दिया। पश्चिम बंगाल की जनता ने आपको मौका दिया और हम वही चाहते हैं कि घुसपैठिए बाहर जाए। अब तो मौका मिल गया है आपको, अब तो बड़ा मौका मिला है। लेकिन यहाँ पर रामप्रकाश जी आपके पास आ रही हूँ कि ये जो पूरी परिस्थिति बनी थी, SIR को लेकर सबसे ज्यादा जो हंगामा हुआ वो बंगाल में देखने को मिला था। आपको लगता है कि वो हंगामा जो किया गया था उसने कहीं ना कहीं से देश के लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार किया था, और आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया। TMC क्या अब इस बात को समझेगी? जी नहीं, अभी भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम कटे हुए हैं, वो अभी पेंडिंग केसेस अभी तक ठीक नहीं हुआ और उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिला है। हमारे गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में आके बोले जिनका नाम नहीं जुड़ा है इस बार कोई बात नहीं, अगली बार वोट दे दीजिए। किंतु हम देख रहे हैं कि ऐसी भी कुछ सीटें हैं जहां 500 से जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर 2000 नाम कटे हुए हैं। तो उन सब सीटों का क्या होगा? और एक आदमी अपने अधिकारों से वंचित रहेगा उस जी मैसार की पद्धति पर नहीं बोल रहे, जिनको ऐसे लॉजिकल डिस्क्रिप्शन या तो समय उनको लेना चाहिए था, उनके वोट के अधिकार को भी समय पर उनको वोट देने का अधिकार देना चाहिए था। ठीक है, मतलब जिनके वोट के जो वोट नहीं दे पाए, अमीन साहब देखिए ये एक महत्वपूर्ण चीज है। वोट देने का अधिकार सभी को होना चाहिए। जो भारत का नागरिक है, जो यहाँ का नागरिक है वो वोट देगा, उसका ये अधिकार है। लेकिन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत जिनको नहीं मौका मिल पाया, अब दोबारा तो चुनाव होगा नहीं, उनको तो फिर इंतजार करना पड़ेगा 5 साल का, तो उनके लिए क्या होगा? उनके लिए इसको क्या माना जाए? क्या उनके साथ ये? हाँ देखिए, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है वोट लिस्ट करना, वोटर ID कार्ड देना, वोटर बनाना। सवाल इस बात का है कि ये वोटर्स की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने को रजिस्टर कराएं सही पेपर्स देकर, टाइमली। आप अभी जो एक बात ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने 1800 एफिडेविट दिए थे, इनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 1800 जो भेजे थे वो फोटो कॉपियां दी गई थी इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन कभी भी फोटो कॉपी पर नहीं कोई एक्शन लेता, उनसे मांगा गया था कि ओरिजिनल आप दीजिए एफिडेविट्स, तब उनको कोई जवाब दिया जाएगा, ये बात थी। और जहां तक सवाल इस बात का कहा जा रहा है कि SIR के अंदर जो कमियां थी इसलिए उनको रखा गया। उसके बाद ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट पे गई और वहां पे चैलेंज किया, तो वहां पर क्या जवाब दिया गया कि वे न्यायिक अधिकारी लगाए गए, वो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी नहीं थे, वहां के डिस्ट्रिक्ट जो न्याय अधिकारी थे वो लगाए गए, और उन्होंने काम किया इस काम को कि वो देंगे न्याय। हमारा इलेक्शन कमीशन का वहां पर न्याय नहीं बनता, वहां पर उनका न्याय का काम बनता है, वहां पर डिले हुआ है, इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिले नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, इस पर रामप्रकाश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, रमेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक के लिए मुझे बोला जा रहा है, ब्रेक ले लेती हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लोकतंत्र में पवित्रता का बहुत बड़ा आधार होता है, और जब वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की बात हो, उसकी पवित्रता की बात हो, तो वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, वहां शुचिता के साथ कदम आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये जो सुप्रीम मुहर है, वो क्या चुनाव आयोग के अधिकार को सुप्रीम अधिकार तो दे रहा है, लेकिन जिस तरीके पे विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है, उस तरीके को और कितना शुद्ध कैसे किया जा सकता है, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे।
तो बेहद खास मुद्दा रण क्षेत्र में हम जारी रखते हैं। एसआईआर पर खत्म हुई रात, चुनाव आयोग पर सुप्रीम जो अधिकार उसे मिला हुआ है, चुनाव आयोग के एसआईआर की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करा दिया है। लेकिन यहां पर सीधे एक बार फिर से ब्रेक के बाद स्वागत करते हुए रमेश जी आपके पास आ रही हूं। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये तो जो सरकार चाहे किसी भी पार्टी को, उसको एक मौका मिल जाएगा कि वो इसका फायदा उठा सकते हैं वोटर लिस्ट में अपने हिसाब से जोड़ तोड़ करवा के। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर तो ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी प्रहार हो गया ना। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि ये वैध है, उसने वो तरीका अपनाया जो संविधान उसको अधिकार देता है, चुनाव आयोग ने वो उस प्रक्रिया के तहत ये काम किया। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि बीजेपी के इशारे पर ये सब कुछ होगा आगे भी? रमेश ठाकुर जी, बीजेपी का तो नाम और सरकार का नाम कभी नहीं आ रहा है, और सरकार का क्या लेना देना इस बात को लेके। हो सकता है अगर नैरेटिव तो यही सेट किया गया ना, चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करती है। नहीं, वो कहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो सकता है उनको गुमराह किया गया हो, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया हो सकता है इसकी रिव्यू पिटीशन फिर डाली जाए, फिर उनसे बात करें, ये बात का मुद्दा है। लेकिन अभी ये अमीन साहब ने बहुत बड़ा झूठ बोला है, उनको मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। इन्होंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो 1800 जो उन्होंने शपथ पत्र में भेजा था वो फोटोकॉपी आई थी। मुझे लगता है इन्होंने बहुत नई बात निकाल के यहाँ पे ले आए कि इलेक्शन कमीशन ने उनको ये पूछा है कि आपने जो भेजा है वो फोटोकॉपी है। जनाब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब ही नहीं दिया, ना कोई मेल का दिया, उनका जवाब दिया, कुछ नहीं बोला, मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। ये अच्छी बात है, कम से कम आपके मुंह से ये निकल रहा है कि उन्होंने कुछ जवाब दिया था। अब अगर यहां से मेल अगर जाता, अगर कुछ भी कही जाती कि भाई आपने जो भेजा उसकी फोटोकॉपी हमें नहीं चाहिए, हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उनको देने में क्या दिक्कत थी? उनका एक डेलीगेट आता, उठा के उनको इलेक्शन कमीशन दिल्ली में आके निर्वाचन सदन में दे जाता, बात हो जाती। और एक बात और, अभी ये भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी एसआईआर से जुड़ी हुई चीजें आई हैं, जो भी आपत्तियां आई हैं, उनका निराकरण हुआ है, उनको सारा सॉल्व किया गया। मुझे सिर्फ एक केस बता दें और मैं पूरी लिस्ट इनको अभी बता दूंगा किन किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट को घेरने की कोशिश करी है, इलेक्शन कमीशन को घेरने की कोशिश करी है। और हिंदुस्तान की कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बची थी जिनकी तरफ से कोई आपत्ति, कोई कंप्लेन ना पहुंची हो। सिर्फ मुझे एक मामले में बता दें कि वो फलाने पार्टी की, फलाने नेता की कंप्लेन आई थी और उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने निवारण कर दिया था। शताब्दी जी, सवाल आपके लिए है। हाँ लावनी जी, मैं ये कहूंगी कि इन्होंने बात को ट्विस्ट कर दिया। मैंने चुनाव आयोग में आई हुई दावा आपत्तियों का निराकरण हुआ है और यह प्रक्रियाधीन है और सतत इनका निराकरण हो रहा है, क्योंकि मैं स्वयं अपने राज्य में एसआईआर को लेकर के हो रहा है उसमें इन्वॉल्व हूँ। तो ये बातों को गुमराह कर रहे हैं और इस प्रकार से अपनी बात को प्रतिस्थापित करने के लिए ऐसी बात आप ना करें, क्योंकि आप निष्पक्ष विश्लेषक हैं, तो आप निष्पक्ष बात करें। नहीं, एक चीज जरा आप लोग समझाइए, खासतौर से अमीन साहब आप जरा एक चीज समझाइए कि देखिए इतना तो ये तय हो चुका है कि ये जो प्रक्रिया हो रही थी, चुनाव आयोग को संविधान ये अधिकार देता है और ये प्रक्रिया जरूरी है, ये समय समय पर होनी चाहिए, ये इंटेंसिव है और ये वोट लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए है। लेकिन जिस तरीके की बार बार बात हो रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि फॉर्म 7 के साथ गलत तरीके से उसको भरकर दिया जा सकता है, गलत तरीके से जो जहां पर सही उचित नाम नहीं होंगे उनको अपनी मनमानी तरीके से हटाया जा सकेगा। तो ये जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, उसको लेकर कुछ तो चुनाव आयोग ने सोचा होगा कि किस तरीके से इन गड़बड़ियों को दूर किया जाए, क्योंकि पूरा का पूरा दारोमदार आप लोगों के ऊपर है। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 2003 और 2002 में जिनके फादर के, मदर के या जिनके भी किसी की भी जो बहुएं भी आई हैं किसी घरों में शादी होके, तो उनके फादर का तो बना होगा, मदर का वोटर आईडी कार्ड बना होगा, उसके सिर्फ नंबर देने थे और अपने डिटेल देने थे, अपना फोटोग्राफ देना था, बाकी कुछ नहीं देना था। वो इन लोगों ने तरीके से किया नहीं। जबकि आपकी बताऊं मैं, हिंदुस्तान में पहले हमारे बीएलओ जाते थे, लेकिन पहली बार हर पार्टी को ये मौका दिया गया कि उनके बीएलएस हैं, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है श्री शेख साहब, हर एक को बीएलएस दिए गए, ये आधिकारिक तौर पे दिया गया हर पार्टी को। उनके बीएलएस डोर टू डोर गए उनके साथ में, वो क्या कर रहे थे, वो अगर नहीं कुछ कर रहे थे तो इसके माने उनके लोग खुद गलत थे,
उन्होंने, जहां तक मेरा सवाल है, मैं क्लियर कट कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि बीएलओ अगर कोई गलत काम करते हैं और पाया जाता है तो उनकी कंप्लेंट एईआरओ से की जाती है, और अगर दोनों ही गलत काम करते हैं तो जिला अधिकारी से की जाती है, और तीनों ही अलग काम कर रहे हैं तो हमारे जो स्टेट में सीओ हैं, चीफ इलेक्टोरल अफसर, उनसे कंप्लीट की जा सकती है। अगर सारा ही स्टेट गलत काम कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से की जा सकती है। मेल है, सब कुछ है, फोन है, फैक्स है, सब चीजें हैं, लेकिन काम ये है, करना नहीं है और काम होना नहीं है, और सीधा इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश मौका की गई। तो दिया गया था ना सभी पार्टियों को। बीएलए इसीलिए, बीएलए की व्यवस्था इसीलिए की गई थी। ठीक है रतन जी, तो बीएलए की व्यवस्था तो इसीलिए की गई थी ना कि पारदर्शिता रहे, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं हो। रतन जी, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो लावनी जी बार बार इनसे कह रहा हूँ, और हम तो मोमिन साहब से भी कह रहे हैं। ये तो अभी जो बता रहे थे, जो इन्होंने ठाकुर साहब को जो उनको मुस्कुराने पे खेद व्यक्त किया, वो तो सही बता रहे थे कि 18,000 शिकायतें अगर समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई और उसका रिप्लाई ये कर रहे आ रहा है। और हमारी बहन शताब्दी एक्सप्रेस जो कह रही थी, शताब्दी पांडे, तो उनकी भी शताब्दी पांडे, नाम सही लीजिए। शताब्दी पांडे, माफ करना, शताब्दी एक्सप्रेस मैं चर्चे में सुनते रहता हूँ, इसके लिए मैं बोल दिया, माफ करना शताब्दी पांडे जी। तो शताब्दी पांडे जी कह रही थी, अमीन साहब कर रहे थे, तो ये लंबी चौड़ी जो बातें कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के बचाव में बातें रख रहे थे, चुनाव आयोग के बचाव में बातें रख रहे थे। मैं तो बार बार मुझे नहीं, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल रतन जी ये था, मेरा सवाल ये था कि प्रक्रिया की गड़बड़ी, आप बार बार कह रहे हैं ना कि प्रक्रिया से दिक्कत थी, तो प्रक्रिया में गड़बड़ी ना हो इसीलिए तो बीएलएस दिए गए थे ना, ये व्यवस्था की गई थी ना। तो इसका मतलब कि आपकी व्यवस्था, आपकी पार्टी से जो आपने बीएलए चुने, उन्होंने भी सही तरीके से काम नहीं किया। बीएलए 1, बीएलए 2 भी बन रहे हैं, लेकिन आप बताइए जो बीएलओ है, कई बीएलओ ने सुसाइड कर लिया, कई बीएलओ ने आत्महत्या कर ली वीडियो बना के, कई बीएलओ ने तो सार्वजनिक तरीके से बता दिया कि मेरे ऊपर प्रेशर है चुनाव आयोग का। उनको बताया जा रहा है कि इनका नाम करिए, इनका नाम काटिए, इनका नाम दुरुस्त करिए। तमाम ऐसी घटनाएं लावनी जी, इस पे हम लोग कई बार डिबेट कर चुके हैं। तो कहाँ खिचड़ी पक रही है कि पूरी खिचड़ी में गड़बड़ी है क्या? इसके बाद राम प्रकाश जी चुन के विशेष एक समुदाय का वोट काट रहे, जो वोट इनको नहीं मिलता है। और मैं इनको बार बार कर रहा हूँ, केरल में हमने इनकी चोरी नहीं चलने दी, इसके लिए केरल हम लोग जीते हैं। तमिलनाडु में इनकी दाल गलने नहीं दी। और इनको फिर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इनको हम खदेड़ के दौड़ाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सब लोग मजबूती से डटे हुए हैं। अरे तो उत्तर प्रदेश में भी तो वही चुनाव आयोग रहेगा, चुनाव आयोग को कांग्रेस का अलग चुनाव आयोग थोड़ी हो जाएगा। ये बड़ा हास्यास्पद होता है, आप जीते तो चुनाव आयोग सही हो जाता है, वहां आपका डंडा चल जाता है, और जहां हार जाते हैं वहां वो चुनाव आयोग बीजेपी का मोहरा हो जाता है। ऐसे नहीं चलता भाई साहब, ऐसे नहीं चलता। एक ही संस्था है, एक ही संस्था है, और एक ही संस्था, संवैधानिक संस्था, और सबके लिए एक ही संस्था है। शताब्दी पांडे जी जवाब देना चाहेंगी जल्दी से, राम प्रकाश जी के पास मुझे जाना है। निश्चित रूप से लावनी जी, बहुत हास्यास्पद कार्य कांग्रेस के प्रवक्ता और उनके जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी इनके आला कमान है, सभी करते आए हैं। एसआईआर को लेकर हास्यास्पद बातें करते हैं। जहां कहीं इनकी जीत होती है वहां चुनाव आयोग बहुत अच्छा है ये कहते हैं। और इस प्रकार की मैं ये कहूंगी, बीएलए की जो नियुक्ति करनी थी कांग्रेस को, वो इन्होंने बूथ वाइज की ही नहीं, न ही कांग्रेस के बीएलए ने काम किया और न ही इनको कुछ मालूम था। जनता ने अपनी जागरूकता के आधार पर फॉर्म 7, फॉर्म 8 अपना जमा किया है, और उसके जितने भी दावा आपत्ति है उसका निराकरण चुनाव आयोग ने किया है। वैसे रतन जी बार-बार जब आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या काम किया है, शताब्दी जी, रतन जी बार-बार आप डॉक्टर अमीन की तरफ जो इशारे कर रहे हैं, या जो बात आप उनको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, केरल में भी मुसलमानों ने कांग्रेस पर उतना भरोसा नहीं किया है, इंडियन मुस्लिम लीग पर भरोसा किया है। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग स्पष्ट हो लीजिए, आपकी पार्टी कहां जा रही है, किस सोच के साथ आगे जा रही है, थोड़ी स्पष्ट हो जाए। पाल्टा में भी 30 नंबर पे अभी थोड़ा सा स्पष्ट हो लीजिए, अभी बहुत कुछ आगे होना बाकी है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि आप लोगों की ऐसी ही बयान, आप लोगों का ऐसा ही व्यवहार आप लोग को हाशिए पर लेकर जा रहा है, आप लोगों का ऐसा ही व्यवहार आपको हाशिए पर लेकर जा रहा है। राम प्रकाश पांडे जी।
रामप्रकाश पांडे जी, लॉजिस्टिक नहीं, अमीन जी को हम पाकिस्तान नहीं भेजने देंगे। लॉजिस्टिक डिस्क्रिपेंसी वाली जो बात है रामप्रकाश जी, ये स्पष्ट है कि ऐसी जो परिस्थितियां बनी हैं, अभी अमीन जी बार बार ये कह रहे हैं कि जिनको नहीं वोट करने का अधिकार मिला है उनके साथ न्याय होगा, इंतजार कीजिए। अगर कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो फिर कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए ना। यहाँ तो इस तरीके की टिप्पणियां कहकर आप कोर्ट पर भी भरोसा नहीं कर रहे। लावणी जी, अभी भी बहुत केसेस पड़े हैं जिनका, और जिनको जो अधिवक्ता को नियुक्त किया गया उन्होंने सरेंडर किया, वो सरेंडर करके चले गए, समझे। तो और मनोज गोयल जी तो अभी उनको तो बड़ा पद दे दिया गया है, तो जिनको भी वो वोट करते हैं उनके वोटों के साथ। जी बोलिए बोलिए। ये गलत हुआ, इलेक्शन कमीशन को ये दायी लेना पड़ेगा। जिनने वोटर जिसको वोटे वो भारतीय जनता पार्टी को देते हैं या कांग्रेस को देते हैं या टीएमसी को, किंतु उनके वोटाधिकार से एक बार उनको रोका गया, तो यह इलेक्शन कमीशन की कमी है। हम बोल रहे हैं मैं भारत का नागरिक होकर अपना वोट अधिकार नहीं दे पाया, इस पर कोई भी नहीं बोल रहा है। हम जीत गए हैं, बहुत बड़ी बात है। वो कैसे जीते हैं वो बड़ी बात है। एक नागरिक अपने वोट का अधिकार नहीं दे पाया, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई भी दुख नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चलते चलते रमेश जी एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि ये भी बार बार कहा जा रहा था कि ये इनडायरेक्ट एनआरसी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो आज क्लियर कर दिया कि सिर्फ ये वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है, इसको एनआरसी से नहीं जोड़ा जाए, जो विपक्ष कहने की कोशिश कर रहा था। तो क्या आपको लगता है कि ये नैरेटिव भी अब खत्म होगा? चलते चलते समाप्त करते हैं इसी सवाल के साथ। नहीं, बिल्कुल ये नैरेटिव इसका कोई लेना देना नहीं है, एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है। एसआईआर पहले भी होता आया है, अभी होता आया है, लेकिन जो चीजें हो रही हैं उसको लेके आपत्तियां हैं। मुझे लगता है उस आपत्ति पे सबको जवाब देना चाहिए। अब जब इलेक्शन कमीशन को वोट चोर कहा जाता है तो इसलिए ठप्पा तब लग जाता है जब सबके सामने चंडीगढ़ का चुनाव होता है, अनिल मसीह जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है उसको पीठासीन अधिकारी बना दिया जाता है और उसकी चोरी कैमरे में पकड़ी जाती है, और सुप्रीम कोर्ट में जो लताड़ लगती है उस केस का क्या हुआ? मुझे लगता है ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, वो भी नहीं चल पाया। और रही बात ये मोहम्मद अमीन साहब इस पर जवाब दे रहे हैं, अमीन साहब इस पर जवाब दे रहे हैं, अमीन साहब कुछ कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सिर्फ चुनाव कराता है पार्लियामेंट के, इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है राष्ट्रपति का, इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है असेंबलीज के, वो कमिश्नरी के चुनाव नहीं कराता, बीएलओ के चुनाव नहीं कराता, प्रधान के लिए चुनाव कराता। नहीं, मैं उसकी बात नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, उनकी चोरी पकड़ी गई थी, मैं वो कह रहा हूं। ठीक है, चलिए, समय इतनी अनुमति दे रहा है, लेकिन समय इस बात की ओर भी इशारा कर रहा है कि जो लोग ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि एसआईआर गलत हो रहा है, कम से कम उनको एक जवाब तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गया, क्योंकि एसआईआर संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र की आत्मा को जीवित रखने के लिए, उसे जीवंत बनाए रखने के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया। हाँ, हालांकि अभी ये कोशिश की जा रही थी कि शायद इस पर राजनीति रुक जाए, लेकिन राजनीति रुकने वाली नहीं है। अब विपक्ष का ये कहना है कि हम एसआईआर को नहीं कर रहे थे, हम एसआईआर को इलीगल नहीं कह रहे थे, हम प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे, और ऐसे में कुछ अभी भी खामियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। क्या आने वाले समय में वो खामियां दूर होगी? क्या चुनाव आयोग पर जो राजनीति होती आई है उस पर विराम लगेगा, या आने वाले समय में 2027 में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और बहुत बड़े बड़े राज्यों में भी चुनाव होने हैं, तो ऐसे में क्या ये जो मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट की इस बड़ी मुहर के साथ खत्म होने की तरफ बढ़ा था, क्या ये खत्म होगा या फिर इससे बड़ा बनकर उभरेगा? नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े। रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।